जय हिंद साथियों, मैं विकास कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल विकास एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख आयोग व समितियों की, जिनमें हम आज बात करेंगे वित्त आयोग और जितने भी विभिन्न आयोग हैं उनकी। नीति आयोग हुआ, वित्त आयोग हुआ और लोकायुक्त हुआ, इन सबको इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 7 वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं संविधान की। ये आपकी लास्ट वीडियो है, 8वीं वीडियो है, जिनमें संविधान पूरा कवर हो जाएगा। जिसने भी पूरी वीडियो नहीं देखी है संविधान की, वो प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को देख सकता है। संविधान, संपूर्ण संविधान के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। चाहे आपका एनटीपीसी का पेपर हो, ग्रुप डी का पेपर हो, सुपर टेट का पेपर हो या टेट का पेपर हो, किसी भी एग्जाम का पेपर हो, संविधान का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बच के नहीं जाएगा। ये कंटेंट बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया गया, बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो सभी लोग इन वीडियो को देखकर परीक्षा में जाएंगे, संविधान के सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखेंगे आज का जो आयोग है, पहला आयोग है, वो है निर्वाचन आयोग। बात करेंगे निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 में है। सभी लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। निर्वाचन आयोग का बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मिलाकर इसका गठन होता है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। कहने का मतलब है एक मुख्य और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। सभी लोग याद रखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त जो एक होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष का होता है। सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। प्रारंभ में चुनाव आयुक्त का जब गठन हुआ था 1993 में, तो ये एक सदस्यीय आयोग था। ये सभी लोग याद रखेंगे। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रारंभ में चुनाव आयुक्त कितने सदस्यीय आयोग था, तो सभी लोग याद रखेंगे एक सदस्यीय था। परंतु वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त 3 सदस्यीय आयोग है। ये सभी लोग याद रखेंगे। पहले चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो पहले मुख्य चुनाव सुकुमार सेन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए दिन पेपरों में आता रहता है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है, तो सुकुमार सेन है। सभी लोग याद रखेंगे। बात करें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोड़ा जी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सभी लोग नोट करके चलेंगे, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले, इनका कार्य देखेंगे। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं, तो निर्वाचन आयोग के कार्यों की बात करें तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना इनका कार्य होता है। ये क्षेत्र निर्धारण करते हैं कि किस निर्वाचन क्षेत्र में कहाँ तक का क्षेत्र बनेगा। दूसरा कार्य जो इनका है, मतदाता सूचियों को तैयार करना भी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। आचार संहिता तैयार करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना और चुनाव करवाना, ये सब जो कार्य हैं ये निर्वाचन आयोग के होते हैं। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे अगला जो आयोग है वो है आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280, पिछली वीडियो में भी इनको बहुत अच्छे से बताया है, तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है, पेपर में बहुत पूछा जाता है और इसका राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। इसका मतलब है इसमें 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। सभी लोग याद रखेंगे। राज्य वित्त आयोग की बात करें तो राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) में है। सभी लोग याद रखेंगे, राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) में है। अगला पॉइंट है वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को हुआ था। अनुच्छेद 280 में ये भी याद रखेंगे। ये एक संवैधानिक मतलब इसका संविधान में वर्णन है, संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य होता है उसको याद रखेंगे। केंद्र व राज्य सरकार के मध्य करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना इसका मुख्य कार्य होता है। वर्तमान में पूछा जाए कौन सा वित्त आयोग है, तो सभी लोग याद रखेंगे 15वां वित्त आयोग है वर्तमान में। 15वें वित्त आयोग कब से कब तक चलेगा ये पूछा जाए तो 2020 से 2025 तक 15वां वित्त आयोग चलेगा। बात करें वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है,
तो वर्तमान में वित्त आयोग के अच्छे अध्यक्ष NK सिंह हैं। इसको भी सब लोग याद रखेंगे। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करें, बहुत पूछा जाता है पेपर में, नोट करके रखिएगा। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष जो है वो है KC नियोगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका नीति आयोग। नीति आयोग को देख के चलेंगे। नीति आयोग से भी क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। सभी लोग दोस्तों याद रखेंगे, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। पूछा जाता है ये दोनों ही एक ही है, नीति आयोग और योजना आयोग। पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था, परंतु इसको वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग जब ये था तो इसके अध्यक्ष कौन होता था? तब प्रधानमंत्री होते थे अध्यक्ष, और अभी भी इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सभी लोग याद रखेंगे, पेपर में आता है कि योजना आयोग कैसा निकाय है, तो सब लोग उत्तर करेंगे गैर संवैधानिक। योजना आयोग आपका एक गैर संवैधानिक निकाय है, सभी लोग याद रखेंगे। हुआ क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था लाने की घोषणा की, जिसे नीति आयोग कहा गया। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 अगस्त 2014 को बताएंगे। परंतु अगर पूछा जाए योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। सभी लोग याद रखेंगे, योजना आयोग का ही नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सभी को बता ही दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस आयोग को सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे, सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है योजना आयोग को। योजना आयोग को नीति आयोग कहते हैं। नीति आयोग पंचवर्षीय योजना के संबंध में सरकार को पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में सरकार को चलाने का जो सहयोग है वो देता है योजना आयोग। योजना आयोग द्वारा इसको परामर्श दिया जाता है पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब नीति आयोग के बारे में देखेंगे। नीति NITI लिखा जाता है, जैसे NITI। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ देता है, नीति का फुल फॉर्म क्या है, या नेशनल, इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सभी लोग याद रखेंगे, नीति आयोग का नीति का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय की बात करें तो नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है, सभी लोग याद रखेंगे। नीति आयोग का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें नीति आयोग के तो नरेंद्र मोदी जी हैं। बात करें वर्तमान में तो वर्तमान में भी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी ही हैं। आगे बात करते हैं प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के, तो प्रथम उपाध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को नोट करके चलेंगे। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया, सभी लोग याद रखेंगे, अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। बात करें प्रथम CEO की तो प्रथम CEO कौन थे? योजना आयोग के या नीति आयोग के? नीति आयोग के प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर इसके प्रथम CEO थे, याद रखेंगे। बात करें वर्तमान में, अगर आपसे पेपर में पूछ दे कि वर्तमान में CEO कौन है नीति आयोग के, तो सभी लोग याद रखेंगे अमिताभ कांत वर्तमान में CEO हैं नीति आयोग के। इतने सारे क्वेश्चन है, सभी को याद करके चलेंगे। आगे देखेंगे लोकपाल एवं लोकायुक्त। केंद्र सरकार के लिए लोकपाल और राज्य सरकार के लिए लोकायुक्त संस्था का निर्माण किया गया है, सभी लोग याद रखेंगे। लोकपाल केंद्र सरकार के लिए और लोकायुक्त राज्य सरकार के लिए होता है। बात करें सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जांच एवं अन्वेषण के लिए लोकपाल और लोकायुक्त का कार्य होता है। मतलब सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों की सुनवाई कौन करता है? लोकपाल और लोकायुक्त करते हैं। यह संस्थाएं स्वतंत्र होती हैं
लोकपाल का क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत और लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राज्य पर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर पहली बार भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। लोकपाल से संबंधित प्रस्ताव भारत में पहली बार कब आया था? 1969 में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद करके रखेंगे। लोकपाल से संबंधित पहली बार जो प्रस्ताव भारत में आया था वो 1969 में आया था। 2001 में लोकपाल संबंधी विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया कि लोकपाल एक त्रिस्तरीय संस्था होगी। सभी लोग याद रखेंगे, लोकपाल कैसी संस्था है? तो एक त्रिस्तरीय संस्था होगी। ये कब कहा गया था? 2001 में कहा गया था। 2001 में ये प्रस्ताव लाया गया था। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद आदि इसके कार्य क्षेत्र में आएंगे। इसके संबंध में भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग आदि की जांच कौन करता है? लोकपाल करता है। आगे देखेंगे लोकपाल चयन समिति। तो बात करें लोकपाल चयन समिति की, तो लोकपाल चयन समिति में 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य, जिनमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। सबको एक एक करके देखेंगे तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। लोकपाल चयन समिति के अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी इसके सदस्य होते हैं। मुख्य न्यायाधीश तथा या उनकी अनुशंसा पर नामित सर्वोच्च न्यायालय के एक जज इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। तो ये 5 लोगों से लोकपाल चयन समिति बनती है। आगे देखेंगे ई शासन। ई शासन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक शासन। सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना इलेक्ट्रॉनिक शासन कहलाता है। सरकारी जितनी भी सेवाएं हैं उसको सूचना एवं संचार के माध्यम तक लोगों तक पहुंचाने को ही ई शासन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शासन कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना ई शासन की दिशा में पहला कदम था। सभी लोग याद रखेंगे, 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से याद रखेंगे। आगे चलते हैं पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में देख के चलेंगे। पंचायती राज ब्रिटिश शासन में 1852 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन क्वेश्चन बहुत आता है कि पंचायती राज की व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रयास किसने किया था? तो वायसराय लॉर्ड रिपन ने किया था। कब? 1882 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि पंचायती राज की नींव या स्थानीय स्वशासन की नींव किसने डाली थी? तो लॉर्ड रिपन ने डाली थी 1882 में। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों के पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्यों द्वारा पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। सभी लोग याद रखेंगे। 2 अक्टूबर 1952 को राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इसका क्रियान्वयन किया गया। तो याद रखेंगे क्वेश्चन कैसे आता है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो सभी लोग बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था से है। बलवंत राय मेहता समिति की पंचायती राज व्यवस्था कब से शुरू हुई थी? तो 1958 से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। 1952 से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश में प्रयोग के विचार से अगस्त 1958 में कुछ हिस्सों में लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का लागू किया गया। सभी लोग याद रखेंगे। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्री गणेश किया। इसे पंचायती राज कहा गया। क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। सभी लोग याद रखेंगे, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 से हुई थी। राजस्थान प्रथम राज्य है
याद रखेंगे, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार कर लीजिए। राजस्थान प्रथम राज्य है जहां सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य में पंचायती राज की स्थापना की गई। 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन, बहुत अच्छे से बताया है। 1993 में हुए हैं 73वां और 74वां, दोनों ही संशोधन 1993 में हुए हैं। 73वां संविधान संशोधन बताया था ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। बात करें 73वां संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया था, तो 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची में वर्णन है ग्राम पंचायतों की। बात करें 74वां संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 12वीं में क्या है, तो नगर निकायों का वर्णन है 12वीं अनुसूची में। सभी लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, संसद की वित्तीय समितियां, यहाँ तक आपके आयोग थे, इतने आयोग से ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सभी को बहुत अच्छे से करेंगे, नोट करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सब लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखेंगे संसद की वित्तीय समितियां। संसद की वित्तीय समितियों की बात करें तो पहली समिति आती है प्राक्कलन समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति के बारे में देखेंगे। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। सभी लोग याद रखेंगे, इसमें सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का इसमें कोई भाग नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो सभी लोग याद रखेंगे प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, यह समिति क्या करती है, सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किए जाए आदि विषय में अपनी रिपोर्ट देती है। आगे देखते हैं लोक लेखा समिति। आई होप सभी को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट होता है तो क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में उसको डाल देंगे तो उसको देख लिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहते हैं। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहते हैं। इसमें क्या होता है, 22 सदस्य होते हैं कुल, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। सभी लोग याद रखेंगे, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष के लिए इनको निर्वाचित किया जाता है। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ दिया जाता है लघु लोकसभा किसे कहते हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहते हैं। आगे देखेंगे, इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इनके अध्यक्ष का भी मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है और प्राक्कलन समिति के सदस्य अध्यक्ष का भी जो मनोनयन है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सभी लोग याद रखेंगे। विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये अनुदान वगैरह की जांच करता है, अनुदानों की जांच करता है। क्वेश्चन आता है अनुदानों की जांच कौन करता है, तो लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति के कुछ कार्य देखेंगे तो लोक लेखा समिति के कार्य हैं, यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा जो लेखा दिया जाता है, जो लेखा परीक्षण किया जाता है, उनकी ये जांच करता है। दूसरा है आपका भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने के लिए लेखाओं की जांच करता है। ये जांच करता है कि आपने कितना रुपया कहाँ खर्च किया, आप क्या दर्शा रहे हैं, क्या लेखा बनाया आपने, उसमें कितना खर्चा किया भी है या नहीं किया है, इन सब की जांच लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करेंगे। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है, तो लोकसभा को सौंपती है अपना प्रतिवेदन, जिससे कि वो
अनियमितताएं उसके ध्यान में आई हैं उन पर संसद में बहस हो, उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सकें, इसलिए ये लोकसभा में उसको पेश करती है। आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में पहला आता है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। अशोक का जो सिंह स्तंभ है सारनाथ में, उसका जो शीर्ष भाग है, ऊपर वाला भाग है, वो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है, प्रतीक के रूप में लिया गया है। बात करें राष्ट्रीय प्रतीक की तो इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। आगे देखेंगे, प्रतीक के नीचे जो अपना प्रतीक है, इसके नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि जो सूत्र है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन ये बनेगा सत्यमेव जयते जो लिखा है वो किस लिपि से है? तो देवनागरी लिपि से है, ये भी सभी लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जितने भी पॉइंट है सभी को अच्छे से समझेंगे। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अक्सर क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, खूब पता होता है, तो अच्छे से याद करिएगा। ध्वज का जो लंबाई चौड़ाई होता है वो 3:2 होता है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया था? तो ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी करवाया था। तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। जनवरी 2004 को एक संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों के लिए, सभी लोग याद रखेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश में इसको 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। बात करें पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन पर इसको 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। पूर्व वाले के लिए 7 और जो वर्तमान में होते हैं उनको 12 दिनों के लिए इनको झुका दिया जाता है, सभी लोग देख के चलेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। बात करेंगे राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान जो अपना जनगण मन है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था, सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जनगण मन को या राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। पहली बार कब गया था? तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को इसको भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंडित बिशन नारायण दत्त। पंडित बिशन नारायण दत्त द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगले देखते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, सभी लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत को लिया गया है वंदे मातरम को। वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। देखिए याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था, उस दिन राष्ट्रगीत अपनाया गया था। उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 ईस्वी को आपका राष्ट्रगान अपनाया गया था। ऐसे रिलेट करके इनको याद रखेंगे। तो इसको राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्लाह सियानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। याद रखेंगे सभी लोग, राष्ट्रीय गीत के अधिवेशन की, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? तो रहीमतुल्लाह सियानी ने इसकी
अध्यक्षता की थी। इस गीत को गाने के लिए कितना समय होता है? तो इस गीत को गाने का समय जो है वो 1 मिनट और 5 सेकंड है। 1 मिनट 5 सेकंड होता है राष्ट्रगीत को गाने का समय। और बात करें राष्ट्रगान को गाने का समय कितना होता है, तो इसको भी सभी लोग याद रखेंगे, 52 सेकंड होता है राष्ट्रगान को गाने का समय। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प सभी को पता ही होगा, कमल है। परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है आपसे, अब वो ये नहीं पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, वो अब पूछेगा राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है। वो पूछेगा अपने राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सभी लोग याद रखेंगे निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। गार्टन याद रहे या ना रहे, इनको जरूर याद रखेंगे। राष्ट्रीय पुष्प का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका निलंबो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो सभी को पता ही होगा मयूर होता है, परंतु इसका वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम होता है, सभी लोग याद कर लेंगे। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, सभी लोग को पता है राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, परंतु इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है, सभी लोग याद रखेंगे। ऐसी राष्ट्रीय फल आम होता है, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम, मैंगीफेरा इंडिका। आगे देखते हैं राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है, बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस होता है, सभी लोग याद रखेंगे। फाइकस बेंधा नहीं है, यहाँ पे बेंगा है, सभी लोग सही कर लेंगे। फाइकस बेंगालेसिस भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो राष्ट्रीय नदी गंगा है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे राष्ट्रीय जीव, जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आ चुका है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, सभी लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका एलिफास इंडिका, इसको सब लोग याद रखेंगे, भारत का विरासत पशु है। तो इन 8 वीडियोज में संविधान को पूरा कवर किया गया है। जो भी भाई बहन सुपर टेट या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से संविधान का नोट्स बनाएं, इन वीडियो से नोट बना के इनको ही पढ़ लें, संविधान का एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूट के नहीं जाएगा। 2 मॉक टेस्ट करवा दिए गए हैं संविधान के, वो भी प्लेलिस्ट में पड़े हैं, उनको जरूर कर लें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कराए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए विकास एकेडमी, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, राष्ट्र हित में सर्वोपरि।